हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 2। और इसमें भी मिक्स प्रॉब्लम है। क्वेश्चन जो है वो आपको मिक्स मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन सिंपल मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, बट सारे क्वेश्चन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही हैं। और ओके, तो देखिए इसमें तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन एक बार फिर मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन ठीक है, मतलब अगर मैं क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले से जानता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस के 50% लेवल पे है। अच्छा, 50% का क्या मतलब है? जैसे कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, जैसे जे एडवांस में जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है उसके रिस्पेक्ट में मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर तुम ये क्वेश्चन कर ले जाते हो, इसका मतलब ये है कि आप जे एडवांस में जो क्वेश्चन आएंगे उनके 50% क्वेश्चन को तुम कर सकते हो इस लेवल का क्वेश्चन से। आई थिंक तुम बात समझ गए होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जे एडवांस में जितने क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं लिख रहा हूँ 50%, इसका मतलब जे एडवांस में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम्हारे अंदर 10 क्वेश्चन करने की एबिलिटी है। अगर ऐसे क्वेश्चन तुम कर जा रहे हो तो, और उसको वहाँ पे करना चाहिए, हो जाना चाहिए, 10 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, उस लेवल पे जा रहा है। इसका मतलब बस इतना है। अगर क्या मैं लिख रहा हूँ 80% अगर लिख रहा हूँ, दैट मीन्स तुम जे एडवांस का 80% क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि 80% वाला जो क्वेश्चन होगा ना लेवल का, वो उस तरह का होगा जब मैं 80% लिखूंगा। ओके, द थ्री blocks shown in the figure have the mass ma 1 kg, 2 kg and 1 kg at a time bearing force। इस पे टाइम बेरिंग फोर्स F बराबर 20t लिखा हुआ है। फिर क्या करना है? वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना है। मास ऑफ ब्लॉक ए इज 1 kg, तो इसको लिखाएंगे 1g 10 न्यूटन। इस ब्लॉक का मास है 2 kg, तो 20 न्यूटन। और इस ब्लॉक का जो मास है 1 kg, तो 10 न्यूटन है। ठीक। एक बात और बता दूं कि हो सकता है कभी कभी मुझसे कैलकुलेशन एरर हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकता है। ठीक है, जैसे किसी बच्चे ने कहा था ना लास्ट वाले लेक्चर्स में 2 न्यूटन मैंने लिखा था जबकि वो 20 न्यूटन था। हाँ, तो मिस्टेक हो सकता है, तो अब उसको क्वेश्चन को तुम्हें कैसे करना होगा, तो तुम वहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट चेंज कर लेना और मान लेना कि 2 न्यूटन का फोर्स आ रहा है उस फ्रिक्शन कोफिशिएंट से। तो वो मान के मैंने अटेम्प्ट किया है। ठीक है। Force is 20t in applied on the pulley as shown in the figure. Find the relative velocity between the block B and A when the block C has acquired a velocity of 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब C की वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड होती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी B और A के बीच में कितना है, मतलब B का A के रिस्पेक्ट में कितना है। बोथ पुली आर मासलेस। ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे, ये 20t है तो इसमें आएगा 10t, इसमें भी आएगा 10t। ओके, तो यहां तक आएगा 10t। अच्छा, इसमें 10t है तो इसमें क्या दिखाएंगे आप? 5t। इसमें कितना दिखाएंगे? 5t। तो इसमें कुछ बातें हमें पकड़नी पड़ेगी कि ये जो ब्लॉक है वो किस किस टाइम पे सरफेस को छोड़ेंगे, कौन सा ब्लॉक का सरफेस छोड़ेगा, इस थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ब्लॉक ए कब सरफेस छोड़ेगा? जब उसका 10t 10 के बराबर होगा। क्या लिख रहा हूँ? ब्लॉक ए का सरफेस छोड़ने का कंडीशन होगा जब 10t1 10 के बराबर होगा। आई थिंक तुम समझ रहे होगे। जब ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा तो ये ब्लॉक सरफेस छोड़ेगा। टी ए लिख लो। इसका मतलब जो ए है वो कब छोड़ेगा? 1 सेकेंड पे सरफेस छोड़ेगा। अब बात कर रहे हैं ब्लॉक बी का। ब्लॉक बी का, अच्छा, ब्लॉक बी कब सरफेस छोड़ेगा? जब 5t 20 के बराबर होगा। जब 5t बी 20 के बराबर होगा, दैट मीन्स टी बी इज 4 सेकेंड्स।
एंड ब्लॉक सी कब सरफेस छोड़ेगा? ब्लॉक सी तब सरफेस छोड़ेगा जब 5t 10 के बराबर होगा। 5tc 10 के बराबर होगा, दैट मीन्स tc इज 2 सेकेंड्स। तो ये मैं समझ गया कि कौन सा ब्लॉक कब सरफेस छोड़ेगा। तो ब्लॉक ए को कब छोड़ना है? 1 सेकेंड पे, बी को कब छोड़ना है? 4 सेकेंड पे, और सी कब छोड़ना है? 2 सेकेंड पे। तो सबसे पहले सरफेस कौन छोड़ रहा है? तो ब्लॉक ये सरफेस छोड़ रहा है। अब ए का पूछ रहा है बी के रिस्पेक्ट में, ए का पूछ रहा है बी के रिस्पेक्ट में। ए ने तो पहले छोड़ा, लेकिन सबसे अंत में कौन छोड़ रहा है? देखो बी छोड़ रहा है 4 सेकेंड। ठीक है, कोई बात नहीं, पेशेंस रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ब्लॉक ए ने पहले सरफेस छोड़ा, तो ब्लॉक ए ऊपर की ओर जा रहा होगा, उसके बाद सी छोड़ेगा, फिर बी छोड़ेगा। तो सी छोड़ रहा है 2 सेकेंड पे, तो सी की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे ये बताना कि इसकी वेलोसिटी 2.5 सेकेंड जब होगी सी की, उसमें टाइम कितना हो रहा था, ये निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा लिख से हट के क्वेश्चन है, बट समझ रहे होगे आप। तो इस पे इक्वेशन लिखे जा रहा हूँ, 5 इस पे 4 इक्वेशन लिखेंगे, तो ये बनेगा 5t माइनस 10 इज इक्वल्स टू सी के जी, सी का मास कितना? 1 kg, तो 1 इंटू एक्सेलरेशन ए। इसका मैं लिख सकता हूँ dv बाई dt। अगर मैं dt को इधर भेज दूँ तो बनेगा 5t माइनस 10 dt इज इक्वल टू dv। नाउ इंटीग्रेशन। अच्छा, ब्लॉक सी ने कब सरफेस छोड़ा है? 2 सेकेंड पे, तो मैं यहाँ रखूँगा t की जगह पे 2 रखूँगा, तो c की वेलोसिटी कितनी है? 0। अब मैं चाहता हूँ कि इस टाइम पे c की वेलोसिटी 2.5 होगी, वो टाइम में मैं इंटरेस्टेड हूँ। भाई जब c की वेलोसिटी 2.5 होगी तो टाइम कितना, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। कर दो इसको इंटरगेट, ये बनेगा 5/2 टी स्क्वायर के लिए प्लेस करेंगे तो बनेगा t का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। 5t²/2 आएगा ना, तो फिर टी स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा, माइनस ये बनेगा 10 और डी टी रिलेशन टी, फिर ये रखेंगे तो बनेगा t माइनस 2 एंड दैट इज 2.5। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक को अटेम्प्ट करेंगे, देखो। ओके, तो फिर हम इस क्वाड्रेटिक को अटेम्प्ट करेंगे, देखिए। सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 5, 2 इधर भेज दो, बनेगा 5t का स्क्वायर माइनस 20 एंड 2 इधर आएगा तो बनेगा माइनस 20t, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 20 और 2 ये बन जाएगा प्लस 40 और 2 इधर आएगा तो बनेगा 5, तो ये बनेगा 5t का स्क्वायर माइनस 20t, ये 40, ये 20, कितना आ जाएगा 20, और ये 5 आएगा तो बन जाएगा 15, दैट इज 0। अच्छा 5 से भी वो होगा तो बनेगा t का स्क्वायर माइनस 4t माइनस 3। अब यहाँ से ना t के 2 रूट्स आएंगे, एक आएगा, तो यहाँ से t के 2 रूट्स आएंगे, एक रूट आएगा, आई थिंक कितना कितना रूट आएगा बताओगे? एक इसको लिखेंगे t माइनस 3 एंड t माइनस 1, दैट इज 0। इसका मतलब यहाँ से मुझे t के 2 रूट्स मिले, एक मिला 1 सेकेंड और एक मिला 3 सेकेंड। ओके, इक्वेशन ब्लॉक सी पे था, तो ब्लॉक सी का मोशन स्टार्ट हुआ है 2 सेकेंड पे, तो पहले वाले से तो कोई मतलब ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे ये जानना पड़ेगा कि जब ये ब्लॉक 2 सेकेंड के बाद चलना शुरू किया तो फिर 3 सेकेंड आया होगा, 3 सेकेंड। तो इस 3 सेकेंड पे ब्लॉक ए की वेलोसिटी कितनी है और ब्लॉक बी की वेलोसिटी कितनी है, वही आंसर बताएगा। अच्छा ब्लॉक बी जो है वो देखो 4 सेकेंड पे स्टार्ट कर रहा मोशन,
दैट मीन्स ब्लॉक बी की तो वेलोसिटी 0 रहेगी 3 सेकेंड पे। मैं लिख सकता हूँ t इक्वल टू 3 सेकेंड पे ब्लॉक बी की वेलोसिटी कितनी होगी 0, क्योंकि अभी वो सरफेस नहीं छोड़ा है। अब ब्लॉक ए की वेलोसिटी की बात करेंगे तो ब्लॉक ए पे फोर्स इक्वेशन ऊपर को दिखाएंगे कितना 10t माइनस 10 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा इसको अगेन मैं dv बाई dt लिख दूँ, dv बाई dt तो ये बनेगा dv अपॉन dt इधर भेज दो तो 10 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा t माइनस 1 इंटू डी टी एंड बी भी ऐसे dt को इधर भेजा 10 कॉमन निकाल लिया। अब एक इंट्रोगेशन करेंगे। अच्छा ये ब्लॉक ने सरफेस कब छोड़ा था 1 सेकेंड पे छोड़ा था, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, 1 सेकेंड पे छोड़ा था वेलोसिटी थी 0। अब कितने सेकंड पता करना 3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी पता करनी है, मान लो भैया कर दो इसको इंटीग्रेट तो बनेगा 10 और ये बनेगा टी स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये बनेगा 1 इंटू टी और जब लिमिट रखेंगे 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 2 एंड दिस इज बी। अब यहाँ से आएगा 10 और ये आएगा 9 में से 1 गया 8 माइनस 4 2 दैट इज भी। नाउ भी इज नथिंग बट 20 मीटर पर सेकेंड। तो कोई पूछे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी तो इसकी 20 और इसकी 0 है तो 20 माइनस 0 आंसर इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो दिस इज आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। ओके तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो ये है और इस क्वेश्चन को भी मैं तुम्हें बता ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं इसको और ये क्वेश्चन नंबर अपना 1 था। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 50% के लेवल पे है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 50% के लेवल पे है और अटेम्प्ट करो। इसमें ये डेटा चेंज है म्यू बराबर 0.04 लिखा हूँ, अभी मैंने चेंज किया तो अटेम्प्ट करो, पॉज एंड सॉल्व। और एक्चुअल हम एडवांस सीख रहे हैं। इस 50% का मतलब एक बार फिर रिपीट कर दूं दोबारा कि अगर आप इस क्वेश्चन कर लेते हो तो जे एडवांस का में जब एक्चुअल एग्जाम बैठोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जे एडवांस के 50% लेवल को करने में आप कैपेबल हैं और सही वहाँ पे कर जाएंगे। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं, आप रीड कर लीजिए, मुझे ऑलरेडी पता है। कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 1 सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द टाइम बेरिंग फोर्स 40 न्यूटन वेट इज इन सेकेंड्स। तो इस फोर्स की वैल्यू लिखेंगे, द फोर्स इज 40 न्यूटन क्योंकि टी की जगह पे 1 प्लेस कर दो। अब यहाँ पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, वो बनेगा म्यू एम इंटू जी। तो 20 इंटू 0.4 इंटू जी करेंगे 10 तो ये 8 न्यूटन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ का जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी F2 वो भी यही आएगी क्योंकि म्यू वही है एम वही है, ये लिमिटिंग वैल्यूज हैं। अब 40 न्यूटन फोर्स लगने के बाद इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लॉक स्लाइड्स करेंगे कि नहीं करेंगे, करेगा तो कौन पहले करेगा ये समझना है। तो यहाँ पे एफबीडी बनाएंगे तो यहाँ पे टेंशन टी दिखाएंगे, तो ये टी ऐसे घूम के तो यहाँ पे भी टेंशन टी आएगा, यहाँ पे भी टेंशन टी आएगा। सिमिलरली ये टी ऐसे घूम के आएगा तो यहाँ पे टेंशन टी बनेगा और यहाँ पे भी टेंशन टी बनेगा, ये बनेगा। अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि क्या एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आफ्टर 1 सेकेंड, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करना है। अच्छा एक बात क्लियर है कि अगर ये ब्लॉक स्लाइड नहीं किया तो इस ब्लॉक को स्लाइड तो करना ही नहीं है। मतलब ये है कि अगर ये स्लाइड करेगा तभी जाके इस पे पॉसिबिलिटी करेगा कि नहीं करेगा। तो चलो मान लो ये स्लाइड करेगा, मान लिया, मतलब इस वाले ब्लॉक को स्लाइड नहीं करने पर आंसर 0 आएगा और स्लाइड करेगा ही करेगा क्योंकि ये 40 न्यूटन और इधर से 8 आ रहा है। अगर ये स्लाइड नहीं करेगा तो टेंशन 0 रहेगा, तो टेंशन को तो आना ही पड़ेगा, दैट मीन्स इस ब्लॉक को स्लाइड करना ही करना है।
दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन मैंने a1 मान लिया। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आप इधर दिखाएंगे पीछे 8 न्यूटन का। ओके, अब मैं इस ब्लॉक पे लिख सकता हूँ F बराबर है में, तो 40 माइनस 1 2 3 3t आ रहा है ना, तो इक्वेशन बनेगा 40 माइनस 3t इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन a1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब बात करनी इस ब्लॉक की, ये ब्लॉक करेगा कि नहीं करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, ऐसे जब पार्ट आए ना कि ये स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो उस केस में अच्छा ये बताओ, वो भी करेगा रीजन पता है क्या है, देखना। अगर ये ब्लॉक नहीं स्लाइड करेगा तो ये वाला लेंथ नहीं बढ़े भाई, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, मतलब अगर इसको आगे जाना है तो इसको स्लाइड करना ही पड़ेगा। अगर इस ब्लॉक को आगे जाना है दैट मीन्स यहाँ भी लेंथ इंक्रीज होगी, यहाँ भी इंक्रीज होगी, यहाँ भी इंक्रीज होगी, तो वो एडजस्टमेंट इधर ही से तो आएगा, मतलब पीछे ब्लॉक को भी मूव करना तय है। कोई बात नहीं, A1 की जगह पे A2 लिख लिया। अब इस पे फोर्स इक्वेशन फ्रिक्शन का दिखाएंगे पीछे, एंड दैट इज 8 न्यूटन। F बराबर है में इस पे लिखेंगे, तो ये बनेगा 2t माइनस 8 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन A2, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गए ये और ये, बट अननोन 3 है। अगला काम है कांस्टेंट रिलेशन का। कांस्टेंट रिलेशन के लिए इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, तो टेंशन अप्रोच से हम निकाल सकते हैं। तो ये 2t है और ये A2 सेम डायरेक्शन में है, तो 2t इंटू A2 लिखेंगे पॉजिटिव। और इस ब्लॉक पे कितने टेंशन है, 3t का, 1 2 3, 3t पीछे और A1 आगे है, तो आप क्या लिखेंगे माइनस 3t इंटू A1 एंड दैट इज 0। तो यहाँ से 2A2 इज इक्वल्स टू आ गया 3A1, द इक्वेशन नंबर 3। अब ये 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा। चलो मैं सॉल्व कर लूँ, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो अब मैंने ऐसा इसमें ना एक मैंने मिस्टेक कर दिया था, देखो क्या ये मिस्टेक था। इसमें फोर्थ इक्वेशन ना 40 माइनस 3t माइनस 8, इसमें से 8 भी सब्ट्रैक्ट होगा इस पूरे में से। इक्वेशन 1 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो। जैसे सॉल्व करोगे ना, A1 की वैल्यू आती है 4/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A1 की वैल्यू। और A2 की वैल्यू कोई पूछे तो A2 की वैल्यू आएगी, उठा के रख दो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आंसर लिख दो, A1 is 4/3 and this is 6/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर्स। ओके, तो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है दिस वन। और ये जो क्वेश्चन है इसको मैं अगेन 50% के ही लेवल पे रखूंगा। A block of mass 1 kg is stretched with respect to the conveyor belt that is accelerating with 1 meter per second square upward at angle of 30 degree. So in the future following is correct। मतलब कन्वेयर बेल्ट है, इस पे ये ब्लॉक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रहा है, कन्वेयर बेल्ट के वजह से जा रहा है, मतलब कन्वेयर बेल्ट इसको लेके जा रहा है। ये द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज 6 न्यूटन अपवर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ओके, हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक की बॉडी बनाएंगे, तो इधर दिखाएंगे mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा एंड थीटा इज 30 डिग्री, तो वैल्यू हो जाएगी 5। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर को काम करेगा तभी तो जाके इसके पास एक्सेलरेशन 1 के बराबर है। इक्वेशन क्या लिखोगे, F -5 बराबर मास F -5 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स F इज 6 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन है 6 न्यूटन का, यस ये पार्ट इज करेक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज 1.5 न्यूटन अपवर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, गलत कह रहा है, 6 के बराबर होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड बेल्ट, इस ब्लॉक और इस बेल्ट के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स तो निकल गया, नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो कुछ और नहीं,
नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स तो निकाल लिया, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। अच्छा, यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो कुछ और नहीं, इसी के एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा। तो जब आप फ्रिक्शन लिखोगे, फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट एम जी एंड कॉस ऑफ 30 डिग्री कॉस थीटा। डाउट होगा तो मैसेज कर सकते हो। तो एन बराबर आएगा √3/2, तो दैट इज 5√3। अब यहाँ से मुझे एफ सी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायरिंग करें तो 25 या 75 एन प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये कितना आएगा? ये आना चाहिए। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड बेल्ट इज 10.5। अब इसका रूट करना पड़ेगा तुम्हें, तो इसका रूट मैं बताता हूँ कितना आना चाहिए। रूट ओवर 76 प्लस 36, ये आ रहा है 10.58 आ रहा है। बट कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक, अच्छा ये 10.5 हम माने कि नहीं माने, एक ये पार्ट बन गया। बट ठीक है, ये एक्चुअल मैंने कैलकुलेटर्स किया, अदरवाइज तुम्हारा 10.5 ही आता। तो इसको तुम, अच्छा ये 5√3 आ रहा है ना कॉन्टैक्ट फोर्स। एक बार इसकी वैल्यू कितनी आए थे चेक करो तो, 1 सेकेंड। 76 प्लस 36, 112 आ रहा है ना। तो 112 का मतलब 36, 112 का मतलब ये तो बनेगा नहीं 5√3। ओके, तो इसका जो आंसर है उसको हम मार्क करेंगे 10.58 इज अप्रॉक्सीमेट 10.5, तो इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। जबकि कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 5√13 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये 112 आ रहा था, √112, जो कि इसमें कन्वर्ट्स नहीं हो पाएगा, ये वैल्यू लगभग आएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं 70% के लेवल पे रखूंगा। क्वेश्चन को रीड करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को लेके डाउट में मत आना, अगर तुम कैलकुलेट करो ना प्रॉपरली, तुम कैलकुलेट करो, देखो ना अभी 112 का रूट निकालोगे 10.5 में लगेगा कि आ गया। ठीक है, वो कैलकुलेटर था इसलिए ऐसा। बट ये मार्क कर सकते हो। अब एग्जैक्ट इस पे कोई पहुंच गया तो मार्क करे कि ना करे, तो इसके लिए ना इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्या, इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्या, अगर इसमें एक चीज़ और हो सकता है, पता है क्या? जी की वैल्यू अपने क्या देख रखी है, 10 रखी है। अगर 9.8 कोई ले लेगा ना, 9.8, तो फ्रिक्शन तो हमेशा 6 ही रहेगा, स्टैटिक है। बट नॉर्मल रिएक्शन एम जी जब पे 9.8 लगाओगे ना, इसको लेके चलोगे तो ये 10.5 तक पहुंच सकता है। हालांकि इसको लेके तुम प्रॉब्लम मतलब मत आना कि सर ये मार्क करे कि ना करे, ये आंसर है यस, मार्क करना चाहिए। बट ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए कैलकुलेशन के हिसाब से, बट ठीक है 10.5 चलेगा। हाँ, और ये देखो डी पार्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन 5√3 है एक्चुअल में। तो इसका मतलब कि उन्होंने जी को 10 रखा है, दैट मीन्स इसका आंसर तो एग्जैक्ट तो 10.58 ही होना चाहिए। मतलब ये आंसर, ये तो कंफर्म सही है। सी पार्ट मे या मे नॉट पे जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो। हाँ, अगर ये 10.58 रहता तब तो मैं हर हालत में मार्क करता। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि in the figure shown P1 P2 are massless pulley, P1 is a fixed and P2 can move। P1 फिक्स्ड है, P2 मूव करेगा। मासेस ऑफ ए बी सी आर, ए का जो मास है वो 9m/64 है, एंड बी का मास है 2m, एंड सी का मास है m। ऑल कॉन्टैक्ट आर फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग इज मासलेस, थीटा की वैल्यू 10⁻³ है, दैट मीन्स ये 37 डिग्री है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक टी, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। लेट्स दिस इज ए।
इसको ए मान लिया। ओके, अब देखो इसमें ना दो चीज़ें हैं, एक तो रस्सी है, दो एक वेज है, वेज। इसमें कांस्टेंट ना दो कांस्टेंट आ सकते हैं, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट्स और एक वेज कांस्टेंट, दोनों आ सकता है। एक बीडी बनाते हैं, लेट्स यहाँ का टेंशन टी दिखाओगे तो ये बी टी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2t। इसका वेट है mg, डाउनवर्ड दिखाएंगे। एक्सेलरेशन आपने नीचे को माना है, तो फोर्थ इक्वेशन क्या लिखेंगे, mg माइनस 2t इज इक्वल टू mg माइनस 2t इक्वल टू m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अगर ये टेंशन t है तो इसका भी टेंशन क्या होगा t। अब इसमें अच्छा एक बात बताएं, अगर इस ब्लॉक को तुम ऊपर दिखा दोगे तो ये भागेगा कैसे। तो ज़्यादा बेटा है कि मैथ एडजस्ट कर लेता, लेकिन मैं मैथ को इतना क्यों एडजस्ट करवाऊँ, क्यों इतना एडजस्ट करवाऊँ इसको, क्योंकि इसका मास इससे ज़्यादा है और इस पर 2t का टेंशन इस पर t का, तो मैं मान लूँगा कि ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर कर मान लो ये। तो इस पर फोर्थ इक्वेशन क्या लिखेंगे, 2t माइनस mg बराबर m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये t इस पे, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर कर मान लो a1 कर रहा है, नीचे कर मानोगे ना, बार बार वो हो रहा है। इसका एक्सेलरेशन आप नीचे कर मानेंगे a1। अब देखो ये ब्लॉक नीचे को जा रहा है तो इसकी एफबीडी बनाते हैं। जब इस ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे, इस ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन आप ऐसे शो करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर नॉर्मल वर्टिकल से वही एंगल बनाएगा जो इसका इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल क्या आना चाहिए 37 डिग्री, और इसका वेट कितना है, दैट इज 2 mg। आप नीचे को दिखाएंगे, रस्सी का टेंशन किधर है ऊपर, एक्सेलरेशन किधर है नीचे। मैंने इस ब्लॉक की वीडियो बनाई, टी ऊपर 2 mg नीचे, और इस सरफेस से एन ऐसे आ रहा है, एन ऐसे आ रहा है, जिसका वर्टिकल एंगल 37 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल वर्टिकल से वही एंगल बनाता है जो उसका इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से बनाता है। इसका एक्सेलरेशन a1 है, तो इस पे फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा 2 mg माइनस टी, 2 mg माइनस टी, फिर n का ये वाला कंपोनेंट, तो माइनस n cos 37 डिग्री इज इक्वल टू, इसका मास 2m है इनटू इसका एक्सेलरेशन a1 है, इक्वेशन नंबर 2 ये बन गया। अब हम बात करेंगे इस ब्लॉक की, नीचे वाले ब्लॉक की बड़ी बनाओ। देखो ना ये सब क्वेश्चन देखो कितने प्यारे और बेसिक क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में, एडवांस के एग्जाम में आने पूरे चांसेस हैं। इस पे n ऐसे तो इस पे n नीचे ऐसे दिखाएंगे, और इस n का भी वर्टिकल एंगल वही जो उस n का था, क्योंकि अपोजिट ही तो है। अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन में इधर मान लिया दैट इज a2। इस ब्लॉक पे और कोई फोर्स होगा तो नहीं, इस पे और कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि mg नीचे और n ऊपर आएगा, वो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं देने वाला है। तो इस पे फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, दैट विल बी n sin 37 डिग्री, sin 37 डिग्री इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 9m अपान 64 इंटू इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इज a2, तो मास इंटू a2, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब ये 3 इक्वेशन है बट 4 अननोन है, देखो t अननोन है, a अननोन है, a1 अननोन है, a2 अननोन है, और n भी अननोन है, 5 अननोन हो गए। तो कंफर्म है कि 2 कांस्टेंट रिलेशन चाहिए, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट चाहिए और एक वेज कांस्टेंट चाहिए। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स के लिए मुझे इस a1 में और इस a में रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो तुम देखना, तो अगर ये पॉइंट a से नीचे को जा रहा है, ये पुली फिक्स है, तो ये पॉइंट a से ऊपर को जाएगा a1 से। अगर ये a1 से नीचे जा रहा है, a1 से नीचे जा रहा है ये, तो ये a1 से ऊपर जाएगा, ये रेस्ट में है, ये a1 से ऊपर जा रहा है, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे, तो ये रेस्ट पे, ये a1, तो इस a में इस a1 में रिलेशन होगा a1 प्लस 0 का हाफ करेंगे तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक रिलेशन मैंने और इस्टेब्लिश कर ली, a इज इक्वल टू a1 बाई 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ फिफ्थ इक्वेशन, इसमें और इसमें वेज कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वेज कांस्टेंट लगाने के लिए आपके पास 2 अप्रोच होता है। एक, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन कांटेक्ट पॉइंट पे 0 कर दीजिए,
जैसे इसमें टेंशन का वर्डन जीरो करते हैं, रस्सी का टेंशन का वर्डन जीरो, उसी तरीके से सिस्टम में नॉर्मल रिएक्शन का वर्डन जीरो कर दीजिए, वेज कांस्टेंट मिल जाएगा। या इसके फ्रेम पे चाहिए और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जीरो कर दीजिए, तभी भी कांस्टेंट रिलेशन मिल जाएगा। तो चलो इस काम करते हैं, हम इसके फ्रेम पे जाते हैं। जब तुम इसके फ्रेम पे जाओगे ना ऐसे, जब इसके फ्रेम पे जाओगे और फ्रेम से जाके तुम्हें इसके पार्टिकल के इस पॉइंट के मोशन को ऑब्जर्व करना है, इस पॉइंट के मोशन को ऑब्जर्व करना है। तो इसका जो मोशन है वो किधर है, नीचे का है ग्राउंड फ्रेम में, एंड दैट इज a1, और इसका एक्सेलरेशन a2 है। तो इसके फ्रेम से a2 आपको कैसे दिखेगा, ऐसे, 1 सेकेंड, तो a1 को तुम ऐसे दिखा दो, ऐसे, और a2 को रिवर्स कर दो ऐसे। अब एंगल की बात करते हैं। अच्छा, ये एंगल 37 डिग्री है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल 37 होगा, तो ये एंगल 37 डिग्री आएगा। नेक्स्ट, ये 37 है, ये पूरा 90 है, तो ये भी बनेगा 37 डिग्री, तो ये बनेगा 53 डिग्री। अब इस वाले ऑब्जर्वर को इस पॉइंट का मोशन इस इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर जीरो नजर आएगा, तो इक्वेशन क्या होगा, a2 का cos 53, a2 cos 53 डिग्री, और इस a1 का कंपोनेंट इधर आएगा, a1 cos 37, दैट इज a1 cos 37 डिग्री। अब यहां से a2 और ये है 3a2 इज इक्वल टू 4a1, द इक्वेशन नंबर 5। ये 5 इक्वेशन है, 5 अननोन है, ठीक है। और ये कोई बहुत मुश्किल काम इक्वेशन नहीं है, इतना बड़ी मुश्किल था, तुम समझ रहे हो, इतना ही मुश्किल नहीं है ये इक्वेशन कोई मतलब ही नहीं है, तो कोई बहुत बड़ा इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आता है। चलो मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर कितना आता है। ओके, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सॉल्व करके मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, और ये की वैल्यू आएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप अटेम्प्ट कर लेना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन एडवांस के 70% लेवल पे है। और ये सब चीज़ें सीखनी है ना, जेई क्या पूछेगा, यही पूछता है, इसकी एबीडी बनाई, इसकी एबीडी बनाई, पूरी फिजिक्स में एबीडी तो चलती है, इसकी एबीडी, फिर इसकी एबीडी, फिर इसकी एबीडी, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे वेज कांस्टेंट, आंसर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये इरडो से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, इरडो से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर मैं एक बार फिर मेंशन कर दूं, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड दिस क्वेश्चन इज 4 एंड दिस क्वेश्चन इज 5। तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और एक बार फिर मैं बता दूं कि इरडो से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको ठीक क्वेश्चन मानते हैं, इसको भी हम लोग 60% लेवल पे ही मानते हैं, ये मान के चलो, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है बेसिकली, कह रहा है कि द सिस्टम शोन इन द फिगर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए एंड बी। मतलब इस वेव का एक्सेलरेशन बताइए और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बी बताइए, ठीक है। करना क्या आपको, कुछ नहीं, एबीडी बनानी पड़ेगी। अच्छा, एबीडी बनाने के लिए मैंने क्या किया, अच्छा एक तो और बताता हूँ, किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 इन दैट डायरेक्शन, आप लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस वेव का एक्सेलरेशन ये दिखाऊं, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बी तो इसके फ्रेम में है ना, इस ब्लॉक बी जो ऐसे आ रहा है वो इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल आ रहा है, वो कंफर्म कर रहा है कि ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, वो उस ब्लॉक का एक्चुअल एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, वो ये बी एक्सेलरेशन इस इंक्लाइन के फ्रेम में है। तो ग्राउंड फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बी ऐसे दिखाओगे, और ये वाला एक्सेलरेशन ऐसे दिखा दोगे, दैट इज ए, और ये वाला आगे बढ़ा दो, तो दिस एंगल इज थीटा। ये बहुत बच्चों के लिए सरदर्द होता है, बट कुछ नहीं यार, एकदम एक चीज ध्यान रखो, जितने हम लोग क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं ना इधर पिछले 3-4 लेक्चर से, तुम प्योर एडवांस सीख रहे हो, इतना अगर कर गए एडवांस, तो आते आते देखना एडवांस बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्वेश्चन पे स्टार मार्क जरूर लगाना ताकि इसको रिवाइज किया जा सके।
तो ये ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन बेसिकली, एंड वेज का तो यही रहेगा। अब एक काम करते हैं, इस वेज की एफबीडी बनाते हैं। अच्छा, अगर मैं इस वेज के नहीं, इस ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले मैंने इस ब्लॉक की एफबीडी बनाई इस तरीके से, एन आप ऐसे दिखाओगे, ग्राउंड फ्लोर में बना रहा हूँ, इसका एम जी आप डाउनवर्ड दिखाओगे। एन का वर्टिकल से जो एंगल आएगा दैट विल बी थीटा। इसका एन वर्टिकल से वही एंगल बनाएगा जो इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से बनाएगा। अब इस ब्लॉक पे क्या ब्लॉक बी पे कोई और फोर्स काम करेगा ग्राउंड फ्रेम में? नहीं, ग्राउंड फ्रेम में कोई और फोर्स काम नहीं करेगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिखूं, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स इक्वेशन लिखूं इस डायरेक्शन में, तो एम जी का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, एन का तो कंपोनेंट आएगा नहीं इधर इस डायरेक्शन में, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू इस ब्लॉक का मास एम इनटू इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में। तो ग्राउंड फ्रेम में ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर का तो सम से ही निकालेंगे, तो क्या आएगा? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दैट इज बी माइनस ए का इधर कंपोनेंट कर दो, दैट इज ए कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, एक और मैंने काम किया, इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है बताओ? दैट इज 0। तो सिस्टम पे नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में m1 a1 प्लस m2 a2 का सम 0 होना चाहिए। तो इसका मास क्या है? 2m इंटू ए, इधर है इसलिए नेगेटिव माइनस, तो माइनस 2m इंटू ए लिख लिया, प्लस इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो बनेगा m इंटू इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो तो ये है ना, ये एंगल क्या आएगा? थीटा थीटा थीटा। तो इस तरह का एक्सप्रेशन क्या आएगा? बी कॉस थीटा माइनस ए, बी कॉस थीटा माइनस ए। तो आप इसको लिखेंगे बी कॉस थीटा माइनस ए। देखो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, इससे प्रूफ आ गया 2a इज इक्वल टू बी कॉस थीटा माइनस ए। तो ये माइनस इसको बनाएगा तो 3a बन जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और यहाँ से m कट कर दो, तो यहाँ से बन गया आपका g साइन थीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए कॉस थीटा। अब क्या करो ना, आप यहाँ से b उठाओ, यहाँ पे रख दो, तो पूरा इक्वेशन हो जाएगा g साइन थीटा इज इक्वल टू b की जगह पे क्या रखेंगे? 3a अपान कॉस थीटा, 3a अपान कॉस थीटा, यह है माइनस ए कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से आएगा कॉस थीटा, इधर कॉमन निकाल लो, तो ये कॉमन आएगा, तो ये बनेगा a इज इक्वल टू जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई, इसको मैंने इधर भेजा, इसको मैंने इधर भेजा, तो बनेगा 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये निकाला। जब ए निकल गया तो कोई पीछे बी की वैल्यू कितनी होगी? तो बी की वैल्यू होगी 3a अपान कॉस थीटा, तो 3a अपान कॉस थीटा जब करोगे तो ये कॉस कट कर देगा, एंड दिस इज आंसर। तो देख सकते हो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, और मैं सही बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को आपको सीखना है फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब हम लोग अटेंड कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है देखो ये 2 पार्ट है, बट इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए देखो इसमें ना चीज़ें थोड़ा सा मिसमैच तो दिख रही हैं हालांकि, बट अटेम्प्ट करते हैं। और इस कॉम्प्रहेंशन इसको मान सकते हो 2 पार्ट है, एक पार्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको भी तुम 70% लेवल पे ही लेके जाओगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, इनका मतलब समझा दूँ। देखो ये M3 है, M3, और एक सेकेंड, M1 तो सही लिखा उन्होंने, M2 भी सही लिखा है उन्होंने, ठीक है। ये 37 डिग्री है, 360 नहीं है, दैट इज 37 डिग्री है। ओके, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ वेव व्हेन m2 रीचेस द बॉटम। जब m2 बॉटम पे जाता है तो इस वेव का एक्सेलरेशन कितना है? वेलोसिटी ऑफ m2 एट दैट इंस्टेंट व्हेन द टेंशन इन थ्रेड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ m2, ठीक है। टेंशन और पता करना है,
और वेलोसिटी पता करना है, एंड सरफेस ऑल आर फ्रिक्शनलेस। कुल मिला के एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप अटेम्प्ट करो। अब एक क्वेश्चन है तो दोनों के हिसाब से तो मान के चलो कि ऊपर वाले को कम से कम आपको टाइम दोनों को मिला के कम से कम आपको 20 मिनट लगना चाहिए, कम से कम लगाना चाहिए, तभी मैं 70% लिखा हूँ। ठीक है, चलो अटेम्प्ट मैं करता हूँ। M1 का मास है मतलब 3.45 और 1.3 नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। बट ठीक है, अब सॉल्व करता हूँ। ये M1 है, M1 का मास कितना देगा 1.3 kg, तो M1 इज 1.3 kg एंड M3 इज 3.45। 3 एक्चुअल में इरडो का क्वेश्चन है, और M2 की जो वैल्यू है वो है 1.5 kg, एंगल इज 37 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ वेव व्हेन M2 रीचेस द बॉटम, M2 जब बॉटम पे जाता है, तो एक बात बताओ, लेंथ कुछ और दिया गया होगा। द बेस लेंथ ऑफ वेज इज 2 मीटर, ये लेंथ 2 मीटर है, एंड द इंक्लिनेशन इज इतना, इनिशियली नियरर द टॉप एज ऑफ द वेज। M2 जो है इनिशियली यहाँ पे है, तो M2 जब यहाँ से यहाँ तक आता है उतने टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी होती है वेज की। हम लोग क्या करेंगे पता है, इस M2 की रिलेटिव वेलोसिटी AR मान लो, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आप A1 मान लो, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 मान लो। सपोज करो मैंने A1 A2 और AR निकाल लिया, सपोज करो A1 A2 AR निकाल लिया लॉज ऑफ मोशन की सहायता से, तो ये पार्ट का आंसर पाने के लिए इसको, इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए रेस्ट रिलीज हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आते समय उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा। अगर ये 2 मीटर है तो ये 2 का सेक 37 डिग्री होगा, ये जो लेंथ होगा दैट इज 2 सेक 37 डिग्री, क्योंकि हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो 37 डिग्री है, यह है 2 मीटर, तो 2 का सेक 37 बनेगा। तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू एंड सेक 37 होता है 5/4, 5/4, 5/4, तो वैल्यू हो गई 2.5 मीटर, तो ये दूरी हो गई 2.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इस ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो 2.5 इक्वल्स टू हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इंटू 2 का स्क्वायर। यहाँ से मुझे टाइम की वैल्यू मिल गई कितनी, इधर भेज दो, दैट इज 5/AR, ये टाइम मिल गया, ये टाइम मिल गया। तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, तो v बराबर u प्लस एट, तो v2 नीचे वाले ब्लॉक की v बराबर u 0 है, और a2 इंटू टी, टी यहाँ रख देंगे, v2 हो जाएगा, बशर्ते आपको ये AR पता होना चाहिए, A2 पता होना चाहिए, A1 पता होना चाहिए। चलो ये तो हमने पहले पार्ट का आंसर निकाल लिया। वेलोसिटी ऑफ M2 एट दैट डिस्टेंस, M2 कौन सा, इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, ओके, एंड टेंशन इन द थ्रेड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ M2, ओके। अच्छा मैं बता दूं कि सॉल्व करने से बढ़िया इस अप्रोच को देख लो तुम, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा आएगा तुमको, मतलब पूरी की पूरी मैकेनिक्स उन्होंने वो करके रख दी, इसके अंदर रख दी, इस क्वेश्चन में रख दिया गया। M2 की वेलोसिटी निकालनी है, तो M2 के लिए सबसे पहले इस ब्लॉक का रिलेटिव वेलोसिटी VR निकालना पड़ेगा, और VR आएगा u प्लस एटी से, VR आएगा u प्लस एटी से, तो AR इंटू टी करेंगे, इससे तो VR आ गया। अच्छा इससे इसका VR आ गया, लेकिन इसकी ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी होगी वो इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन होगा, कायदे से देखो तो ये जो 2 M2 की वेलोसिटी, अच्छा इसको ना V2 लिखे ना इसको, इसका M2 चल रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, ये V2 ना इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी V3 लिख लो, मतलब ग्राउंड फ्रेम इसकी वेलोसिटी V3 है, V3 कैसे निकलेगा, तो वेक्टर सम करना पड़ेगा, ये इसकी वेलोसिटी इधर है VR, इधर है VR, और सॉरी इसकी वेलोसिटी है इधर है VR, इधर है VR, और इसकी इधर है V2, इन दोनों का रिजल्टेंट करोगे, रिजल्टेंट, और ये एंगल कितना है आपका, दैट इज 37 डिग्री, इनका रिजल्टेंट बेसिकली ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कहलाएगी। बात तो समझ ही रहोगे, एटलीस्ट सॉल्व हो या ना हो आपसे अलग बात है, बट ये तो समझ रहे होगे। तो v बराबर आएगा, इसकी वेलोसिटी डेट v है, तो बनेगा v2 का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर
प्लस 2 AB V2 इंटू VR इंटू कॉस ऑफ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 माइनस 37 डिग्री का रूट करेंगे। इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया, V2 निकाल लिया। अब टेंशन इन थ्रेड ड्यूरिंग द मोशन, इस थ्रेड में टेंशन पूछ रहा है, तो अगर इसका टेंशन T है तो इस ब्लॉक पे लिख दो T बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो T इक्वल्स टू 1.3:A1। अगर A1 मिल गया तो आपका आंसर मिल गया। इसका मतलब सारा का सारा खेल पता किस पे है, इस A1 पे है, A2 पे है और AR पे है। अगर ये तीन चीजें मिल जाए तो आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं बचेगा। ठीक है, तो पहले तो एक काम मैं करूं, पहले मैं इसको आपको बताता हूं सॉल्व करके। देखिए इन सारे के लिए इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। अच्छा देखो, ये वाला इक्वेशन अगर मैंने लिख दिया ना तो ये तो वैसे ही है जैसे उधर था एक तरह से देखो तो, बट इसमें रस्सी है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा सा है यार डिफिकल्ट पार्ट तो है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी की पूरी मतलब एक तरह से देखो तो फिजिक्स के लिए पढ़ा है ना। क्वेश्चन तो तुम ये कैलकुलेटिव हो सकता है, बट ये नहीं कह सकते क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं कह सकते। कैलकुलेटिव जरूर कह सकते हो। तो ये ब्लॉक ऐसे है, इसका एक्सेलरेशन मैंने AR ऐसे दिखा दिया, इसका एक्सेलरेशन A2 मैंने ऐसे दिखा दिया, और इसका एक्सेलरेशन मैंने A1 दिखाया था, A1 दिखाया था। मासिस लिख लो, दैट इज 1.3, मास है 1.3। इसका जो मास है M2 1.5 है, इसका जो मास है 3.45 है, 3.45 है। अब एक काम करते हैं, अब हम क्या करेंगे, चलो इस वाली ब्लॉक की एक्सेलरेशन ऐसे, इसका टेंशन मान लो T है तो यहाँ पे भी T दिखाओगे आप, इस पे लिखो F बराबर में, तो T बराबर क्या बनेगा 1.3 इंटू A1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब बात करेंगे इस सिस्टम को ले लेंगे, इस सिस्टम को लोगे तो ये टेंशन T ऐसे दिखेगा, इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में क्या दिखेगा, AR ऐसे दिखेगा, AR ऐसे, तो ये वाला A2 ऐसे होकर ऐड होगा, ऐसे A2। ये एंगल कितना है 37 डिग्री है, तो 37 आप ऐसे दिखाएंगे। ओके, अब जैसा मैंने उधर लिखा था वैसे आपको इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, इस पूरे सिस्टम की एबीडी पे इक्वेशन लिखने चल रहा है, इस पूरे सिस्टम की एबीडी पे इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, पूरे सिस्टम पे। तो इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल पे कितना फोर्स काम कर रहा है, सिर्फ T। इक्वेशन बनेगा T इज इक्वल टू, इसका मास है 3.45, तो 3.45 इंटू A2, इसका एक्सेलरेशन इधर बन गया। अब बात करेंगे इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन के लिए, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि ये T हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल में इसका भी एक्सेलरेशन, इसका भी, तो इसका मास कितना है, तो 1.5 है, इंटू इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल, तो आगे बढ़ा दो, ये क्या आएगा 37 डिग्री। तो A2 में से AR का कॉस कंपोनेंट घटेगा, दैट मीन्स A2 माइनस AR कॉस 37 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक की वीडियो बनाएंगे। जब इस ब्लॉक की वीडियो बनाओगे ऐसे, तो ये T आपको ऐसे दिखेगा, N आपको ऐसे दिखेगा ग्राउंड फ्रेम में, mg आपको ऐसे दिखेगा, और ये वाला एंगल कितना है 37 डिग्री। अब मैंने कहा कि एक काम करो ना, 37 डिग्री है, अब मैं कहा कि इस डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिखो ताकि n ना आए, तो बनेगा mg cos 37 डिग्री, mg cos 37 माइनस T इज इक्वल टू, इस ब्लॉक का मास क्या है 1.5 इनटू इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम में, अंडरलाइन है, तो ग्राउंड फ्रेम में सिस्टम क्या आएगा, AR में से A2 का कॉस कंपोनेंट घटेगा, इस AR में से इसका इधर कंपोनेंट घटा दो, दिस इज AR माइनस A2 cos 37 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, 3 इक्वेशन है बट आपके सामने 4 अननोन है, देख सकते हो, एक T अननोन दिख रहा है, एक A1 दिख रहा है, एक AR दिख रहा है और एक A2 दिख रहा है, बट सॉल्व नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रिलेशन लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट्स।
तो इसके बीच की दूरी को x1 मान लो, इसके बीच की दूरी को x2 मान लो। मतलब इस ब्लॉक और इस पुली के सेंटर की बीच दूरी x1 है, और इसके सेंटर और इस ब्लॉक की बीच की दूरी को x2 मान लो। तो आप क्या लिखोगे, x1 प्लस x2 इज कांस्टेंट। अच्छा, x1 के नीचे क्या लिखोगे, इसका सेंटर भाग रहा है, नहीं, तो 0। लेकिन ये ब्लॉक इधर जा रहा है a1 से, तो घटा रहा है, -a1 प्लस इसके बीच में, अच्छा x2 इसके बीच की दूरी है, और बीच की दूरी फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, अगर आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा ऐसे क्वेश्चंस। तो ये इसके रिस्पेक्ट में इधर आ रहा है, नहीं, तो 0। लेकिन ये इसके रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है AR से, तो बढ़ा रहा है, तो प्लस AR, एंड दैट इज 0। इससे जो नेक्स्ट इक्वेशन बना, दैट इज A1 इज इक्वल टू AR, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो देखो 4 इक्वेशन, 4 उन्होंने सॉल्व करोगे, A1 A2 A3 आ जाएगा। और ये लड़ों का क्वेश्चन है एक्चुअल में, तो इसलिए मैं आपको आंसर बता दूं। इसका आंसर जो है वो है पहले पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सेकेंड पार्ट का आंसर है वेलोसिटी, ये वाली जो वेलोसिटी है दैट इज √13 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर है। और जो टेंशन आ रहा है, टेंशन ये टी जो है दैट इज 3.9 न्यूटन, ये इसके आंसर्स हैं। तो कुल मिला के ये एक वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस कह सकते हो इसको। तो ये क्वेश्चन था एक्चुअल में जे एडवांस का 70% लेवल पे, और अगर 70% लेवल के क्वेश्चंस तुम अगर अटेम्प्ट कर पाते हो जे एडवांस में, तो तुम मान के चलो तुम्हें एडवांस की जो रैंक आएगी वो करीब 700-800 के आसपास घूमने लगेगी, जनरल रैंक CTRL। तो तुम देख भी सकते हो एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जे एडवांस में पूछा जाता है, जो एकदम कोर बेसिक पे चलता है, कोर बेसिक पे। ओके, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है, आज हम लोग जो भी क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन का उठा रहे हैं, सब के सब अच्छे क्वेश्चन हैं। 60% लेवल पे, 60% क्या, इसको भी तुम 65 ही मानो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस ना ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग है, ठीक है, और बड़ा अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है सब ये। मतलब बेसिक, कंप्लीट फुल बेसिक है। अगर लॉज ऑफ मोशन थोड़ी सी हाई लेवल पर पढ़ रहे होगे ना एडवांस के लिए, तो इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। कह रहा है 40 kg ब्लॉक इज मूविंग टू द राइट विथ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड भी आ गया, चलो कोई बात नहीं। When it is acted upon by the force of F1 and F2, these forces vary in the manner as shown in the graph. Find the velocity of block at t बराबर 12 सेकेंड। 12 सेकेंड पे आपको बताना है कि वेलोसिटी कितनी होगी, जबकि F1 का ग्राफ ये डॉटेड वाला लाइन है और F2 का ग्राफ ये बोल्ड वाला लाइन है। तो पूछ रहा कि फाइंड द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन 65% लेवल पे है, मतलब उनके लिए जिनकी रैंक करीब 1500 के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखो अब इसमें ना कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये F1 है तो भी क्या आएगा, F1 F1 F1, और ये F2 तो ऐसे आएगा F2। तो मुझे बताओ इस पूरे ब्लॉक पे अगर मैं नेट फोर्स दिखा दूं, तो ये F1 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 ये बन गया 4F1, और ये बन गया F2। तो इस ब्लॉक पे इतने नेट फोर्सेस बने, लेकिन ये भी फोर्स एक तरह से वेरिएबल ही फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। अच्छा, इसके ऊपर नेट फोर्स इक्वेशन क्या मैं ये लिख सकता हूँ, 4F1 माइनस F2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का मास जो कि है 40 kg,
40 इंटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डी वी बाई डी टी। यहाँ पर मैंने डी टी भेज दिया, डी टी कर दिया, रखो डी वी बाई डी टी। अब डी टी को इधर भेजो, तो डी टी को इधर भेजेंगे तो बनेगा 4f1 इंटू डी टी माइनस f2 इंटू डी टी एंड दैट इज 40 इंटू डी वी, 40 इंटू डी वी बनेगा। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक इंटीग्रेशन का टर्म्स लगाया, ऐसे इंटीग्रेशन। अच्छा मुझे ये बताना, ये f1 इंटू डी टी, यहां पर मैं लिख सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1.5, इधर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, और फाइनल वेलोसिटी भी लिख लिया यहाँ पे। अच्छा ये f1 इंटू डी टी क्या कह रहा है, f1 डी टी इस ग्राफ का एरिया बनेगा f1 के अंदर, और f2 डी टी क्या बनेगा, उसके अंदर का एरिया बनेगा। किस टाइम इंटरवल में, 0 से 12 सेकेंड के टाइम इंटरवल में। तो f1 कौन है आपका, ये है f1, तो 12 सेकेंड तक तो यहीं तक जा रहा है ना, तो ये एरिया क्या आएगा, ये पूरा एरिया नीचे का, तो ये 30 है, ये f4, ये बन गया 120, तो ये बनेगा 4 इंटू 120 माइनस f2 इंटू डी टी। f2 कौन सा है, ये ग्राफ है, इसके नीचे का एरिया, यह आएगा 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 2 20। दूसरा ये कितना है 20 इंटू 2 40, 40, और ये वाला एरिया कितना है, ये है 40 ना, दिस इज द 40, ये है 2, 40 इंटू 2, 40 इंटू 2 दैट इज 80, एंड दिस इज इक्वल टू 40 इंटू डी वी का इंटीग्रेशन भी लिमिट रखोगे बनेगा v माइनस 1.5। अब ये कितना बनेगा जानते हो, एक बार है ना कैलकुलेट कर लें इसको, तो ये बनेगा ये 12 चौक 40 480 माइनस ये बनेगा 20 प्लस 40 प्लस 80 140 माइनस 480, ये आ गया पूरा 340 बनेगा, ये बन गया 340 इक्वस टू 40 से डिवाइड कर दो, और ये आएगा v माइनस 1.5, तो इसी को डिवाइड करना है, एंड दैट इज 8.5, ये आ गया पूरी वैल्यू 8.5। तो अगर इसको मैं इधर भेजूं तो v की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड, एंड दिस इज आंसर्स। तो आपने देखा कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा क्वेश्चन था। 1 सेकेंड, टी बराबर 12 पे ना, तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या? ओके इसमें से ना हमने एक एरिया लिखना गलत कर दिया था। देखो ये f1 इंटू डी टी के अंदर का जो एरिया बनेगा, f1 के अंदर का एरिया, वो सिर्फ यही थोड़ी बनेगा, वो ये भी तो है, ये ग्राफ ऐसे है ना, तो 30 इंटू 4 120, और ये कितना बनेगा, ये 10 है और ये 2 है, तो 120 उधर से आया, और ये 10 इंटू 2 20, ये करीब 140 आएगा। तो यहाँ पर आपको 140 लिखना था, इसको लिखना था 140, तो 4 इंटू 140। अब जरा मुझे बताओ तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 सेकेंड। 4 इंटू 140 माइनस 20 माइनस 40 माइनस 80, 420 डिवाइडेड बाई 40, ये 10.5 आ रहा है, दिस इज 10.5। नाउ v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, और ये इसका आंसर। तो आपने देखा मैंने भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, बट ठीक है, होता ही है। इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये है
इस पे आता है। ये डिफिकल्ट नहीं है, कहने के लिए इतना बड़ा लग रहा है बट ठीक है, नहीं डिफिकल्ट है ही है ये भी। इसको भी तुम 60% लेवल पे रख सकते हो। दिस क्वेश्चन इज एट 60% लेवल। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और ये क्वेश्चन देख लो। आज जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये मान के चलो उनके लिए है जो कि अंदर 1500 या 2000 के अंदर रैंक चाहते हैं। तो कुल मिला के फिजिक्स बहुत तगड़ी हो जाएगी क्योंकि एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। इन सिचुएशन सोन इन द फिगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ स्लाइडिंग बिटवीन मिडिल एंड लोअर ब्लॉक विल स्टार्ट। कह रहा है इस एफ की किस वैल्यू के लिए मिडिल एंड लोअर ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। इन सिचुएशन सो इन द फिगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ स्लाइडिंग बिटवीन मिडिल एंड लोअर ब्लॉक विल स्टार्ट। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम करने के लिए हम लोग फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पहले लिख लेते हैं। वो बनेगा म्यू एम जी, तो म्यू 0.1 एम इंटू जी, तो 10 इंटू 1 ई 2 बनेगा ना, ई 2 बनेगा। यहाँ का फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, दैट इज म्यू एम जी, तो 0.6 और ऊपर से 4 इंटू 6 24, और यहाँ की जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी F3, ये 0.2 ऊपर से कितना 4 2 8 2 10, देखो 4 2 8 बोल रहा हूँ, देख रहे हो कैलकुलेशन मिस्टेक। तो 4 2 6 2 8 दूनी 16, 60 न्यूटन आ गया। सबसे पहला काम होता है लिमिटिंग वैल्यू लिखना, लिख लिया। ओके, इसके बाद जब तुम यहाँ पे फोर्स लगाओगे ना तो क्वेश्चन ये होता है कि पहले स्लाइडिंग कहाँ होती है, ऊपर होती है कि इन दोनों जगह पे होती है, किसी एक जगह पे होगी। तो सबसे पहले स्लाइडिंग जहाँ फोर्स लगाते हैं उसके नीचे के कॉन्टैक्ट्स पे होती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि देखो मैं बताता हूँ। एक ये मेरा मोबाइल ब्लॉक और एक ये ब्लॉक है ऐसे। अब मैं इस ब्लॉक को खींच रहा हूँ, नीचे वाले को। अगर मैं नीचे वाले को खींच रहा हूँ तो ये नीचे वाला अगर नहीं भागेगा तो ये नहीं भाग सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जहाँ चाहे ऊपर फ्रिक्शन कितना ही कम, देखो स्लाइड भी कर सकता है, इतना कम फ्रिक्शन है। अब मेरे हाथ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, उसके बाद भी अगर मैं इसको खींचूँ तो अगर नीचे वाला नहीं भागेगा तो ऊपर वाला तो भाग ही नहीं सकता, चाहे जो भी हो जाए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम यहाँ फोर्स लगा रहे हो तो ऊपर फ्रिक्शन कम होने के बाद भी अगर पहली बार स्लाइडिंग होनी होगी तो इस कांटेक्ट और इस कांटेक्ट में से ही किसी एक जगह होगी, और वो वहां होगी जहां फ्रिक्शन सबसे कम होता है। पहली बार स्लाइडिंग अगर एक ही फोर्स काम कर रहा है, अंडर सिंगल फोर्स है, अंडरलाइन है, अंडर सिंगल फोर्स, पहली बार जो स्लाइडिंग होगी वो नीचे के कांटेक्ट पे होती है, वो भी वहां पे जहां फ्रिक्शन सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये 24 का है और ये 16 का है, तो पहली स्लाइडिंग यहाँ पे होगी क्योंकि यहाँ का फ्रिक्शन इन दोनों में सबसे कम है। तो यहाँ पे स्लाइडिंग होगी, तो फर्स्ट स्लाइडिंग तो यहाँ पे होगी, ये तो मैं श्योर हो चुका कि पहली बार स्लाइड यहाँ करेगा। लेकिन पहली बार स्लाइड कर लेगा, उसके बाद ये तीनों ब्लॉक एक साथ जाना चाह रहे होंगे, क्या ऑब्वियस है। जब एक बार नीचे स्लाइड कर देगा तो फोर्स थोड़ा सा बढ़ाओगे ना, तीनों साथ साथ जाएंगे। लेकिन और तेज बढ़ा दोगे तो फिर दूसरे जगह भी स्लाइडिंग होनी शुरू होगी। ओके, अब एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट्स है आपको क्लास में सिखाया गया होगा, ठीक है, तो बेटर है। अगर नहीं सिखाया गया होगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो पहली स्लाइडिंग यहाँ पर होगी, तीनों साथ जाएंगे, तो दूसरे स्लाइडिंग यहाँ होगी कि यहाँ होगी, ये डिटरमाइन करना एक मुश्किल टारगेट है कि दूसरी बार स्लाइडिंग कहाँ पे होगी। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे 24 का फ्रिक्शन, यहाँ पे 2 का फ्रिक्शन है, तो पता नहीं क्यों ऐसा दिमाग कह रहा ना कि दूसरी बार स्लाइडिंग होने के चांसेस यहाँ पे हैं, तो ये स्लाइडिंग हो सकता है कि तीसरा हो। लेकिन ये सत्ता वाला बात आ गई ना, तुम्हें श्योर होना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं पहली स्लाइडिंग यहाँ पे होगी और दूसरी स्लाइडिंग यहाँ हो रही है कि यहाँ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो एजम्पशन मान लो ना, एजम्पशन मान लो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लिया कि दूसरी स्लाइडिंग ही यहाँ पे हुई और यहाँ पे स्लाइड नहीं हुई, मतलब 2 kg और 2 kg एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में चल रहा है, मतलब एक रिजिड बॉडी बन के चल रहा है। मतलब मैं एक एजम्पशन मान रहा हूँ, एजम्पशंस, और बाद में इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। एजम्पशन है
कि स्लाइडिंग सेकेंड जो स्लाइडिंग है, सेकेंड स्लाइडिंग वो 2 और 4 के ही बीच में होगी। तो फिर ये डायग्राम ऐसा हो जाएगा, ये 2 kg, ये 2 kg और ये नीचे वाला ब्लॉक ऐसे, और फोर्स आपने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, अब देखो यहाँ का फोर्स 24 है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन 24 आएगा, तो इस 4 kg वाले पे 24 आगे होगा, तो इस 2 kg वाले पे फ्रिक्शन 24 पीछे होगा, और यहाँ पे 24 आपका आगे होगा। एंड ग्राउंड का फ्रिक्शन 16 है, तो ये 16 ऐसे दिखेगा, ये इसकी बड़ी है। लेकिन इस एफ मिनिमम के केस में जब यहाँ पे जस्ट स्लाइडिंग होने वाली होगी, तो क्या दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा? यस, जस्ट स्लाइडिंग के केस में दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा। तो जस्ट स्लाइडिंग केस में इसका एक्सेलरेशन बराबर होगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? तो 24 माइनस 16 बराबर मास कितना है इसका? 4 इंटू एक्सेलरेशन, इससे ए की वैल्यू क्या आ गई? ये बनेगा 8/4 दैट इज 2। अब आगे 2, अब ये एक्सेलरेशन 2 होने के लिए जरूरी है कि जो 2 kg ब्लॉक है उसका भी तो एक्सेलरेशन 2 है, तो ऊपर वाले 2 kg वाले ब्लॉक को कौन भगा रहा है? इस 2 kg ब्लॉक को कौन भगा रहा है? तो यहाँ का फ्रिक्शन भगा रहा है, तो वहाँ का फ्रिक्शन किधर दिखाओगे? आगे दिखाओगे। इस 2 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे दिखाएंगे और इस 2 kg के ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे। अब इस पे लिखेंगे F बराबर m, ये बनेंगे 2 इंटू एक्सेलरेशन 2 दैट इज 4, इट इज 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। जबकि यहाँ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2 है, ये 2 से ज़्यादा है। दैट मीन्स आपने जो माना है कि सेकेंड स्लाइडिंग 2 और 4 के बीच में होगी, वो गलत माना है, क्योंकि 2 और 4 के बीच में अगर सेकेंड स्लाइडिंग होनी होती ना और ये दोनों को साथ जाना होता, तो जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 4 आ रहा है वो यहाँ से मिल जाता है, लेकिन वो मिल नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर 2 है। तो अब मैं क्वेश्चन समझ गया, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन का जाते जाते वो ये बात बता के जा रहा है कि पहली स्लाइडिंग यहाँ पे होगी, सेकेंड स्लाइडिंग यहाँ पे होगी एंड थर्ड स्लाइडिंग आपकी यहाँ पे होगी। 3 कॉन्ट्रैक्ट, हम हर चीज क्लियर हो गई। अब क्या होगा? पहली स्लाइडिंग यहाँ होगी, उसके बाद दूसरी यहाँ होगी, फिर तीसरी यहाँ होगी। अच्छा मुझे बताओ, दूसरी स्लाइडिंग हो गई, तीसरी यहाँ होनी है, तो पहली स्लाइडिंग यहाँ होगी, मतलब तीनों साथ साथ जा रहा है, और जब दूसरे बार यहाँ स्लाइड करेगा और अभी ये नहीं किया हो, तो क्या ये दोनों साथ साथ जाएंगे? यस, ये दोनों साथ साथ जाएंगे, मतलब 2 kg और 4 kg वाले साथ साथ जाएंगे थर्ड स्लाइडिंग के पहले, थर्ड स्लाइडिंग के पहले ये दोनों ब्लॉक साथ साथ जाएंगे। अरे गेटिंग में पढ़ना, पहली स्लाइडिंग यहाँ हुई, दूसरी यहाँ हुई, और तीसरे स्लाइडिंग के पहले ये दोनों साथ साथ जाएंगे, थर्ड स्लाइडिंग के पहले ये तीनों साथ साथ जाएंगे। तो उस एफ मिनिमम पे जब यहाँ पे स्लाइड होने वाला हो, क्या दोनों का एक्सेलरेशन बराबर मान लोगे लिमिटिंग कंडीशन में? यस, जब इसको बराबर मान लोगे तो एफबीडी बनाते हैं, 4 kg वाले की एफबीडी। तो 4 kg की एफबीडी में ये फ्रिक्शन 16 में पीछे को दिखाऊंगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है? 24। जस्ट स्लाइडिंग के टाइम पे 24 ही काम करेगा, जस्ट स्लाइडिंग के टाइम पे यहाँ का फ्रिक्शन 24 ही आएगा, और ये 16 रहेगा। इस पे लिखेंगे F बराबर है में, तो 24 माइनस 16 इक्वल्स टू मास इंटू A1, तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ गई 8/4 दैट इज 2। ये तो 2 ही आ रही है, नो प्रॉब्लम, 2 आनी भी चाहिए। अब ये 2 है, तो उस समय इस ब्लॉक की वीडियो बनाए 2 kg वाले की, तो 2 kg वाले पे F आगे को दिखाओगे, फ्रिक्शन यहाँ पे कितना है? 2 का, जो कि आप पीछे को दिखाओगे, और यहाँ का फ्रिक्शन कितना है? 24। जस्ट स्लाइडिंग के टाइम पे ये 24 आप ऐसे दिखाएंगे। अब इस पे लिखेंगे F बराबर है में, F माइनस 2 माइनस 24 इक्वल्स टू इसका मास और इंटू ये एक्सेलरेशन, ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से F की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 2 दूनी 4, 2 6 एंड ये दैट इज 30 न्यूटन, एंड दिस इज आंसर्स। तो आपने देखा कि ये वास्तव में एक स्टैंडर्ड और फ्रिक्शन का बड़ा तगड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि जे एडवांस के 60% के लेवल पे है। ओके ओके, तो अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये 40% के लेवल पे अब की बार, हालांकि 40 मत बोलो इसको,
तो 50 ही बोलो। आज हम लोग अच्छे क्वेश्चन डील करने के मूड में थे, तो बताता हूँ। देखो, आदत है क्वेश्चन जो बेसिक टाइप्स होते हैं, जो एडवांस के अंदर चलते हैं, उसमें घुसने की। तो देखो, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। अ कार इज एक्सेलरेटिंग विद द एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. A box of mass m 10 kg that is placed inside the car, it is put in contact with the vertical wall of the car as shown in the figure. The friction coefficient between the box and the wall is 0.6 meters. 6. The acceleration of the box will itna. The friction force acting on the box will be itna. The contact force between the multiple choice question. The net contact force between vertical wall and box is only electromagnetic in nature. यस, डी पार्ट तो ऐसे सही हो गया। एक्चुअल पता है क्या है कि 10 kg और वॉल के बीच में एक तो नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और दूसरा फ्रिक्शन होगा, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो डी पार्ट तो हर हालत में सही होगा। द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द वर्टिकल वॉल एंड बॉक्स इज ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। यस, नेट कॉन्टैक्ट mg जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, बट जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते ही हैं। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। बाकी कहाँ से देखते हैं। अब देखो, इसकी एबीडी बनाएंगे। अब एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इस वॉल पे इस ब्लॉक को रखेगा तो ब्लॉक इस पे स्लाइड भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे ये मेरा हाथ है, उसमें ये है एसी का। इस तरीके से अगर मैं अपना हाथ को ऐसे छोड़ दूं तो देखो नीचे गिर जा रहा है, गिर गया नीचे। देखो, लेकिन इसको खूब तेज से बढ़ाओ, देखो हाथ में रुका रह रहा है। तो देखो, शुरू में तो रुका ही था, मैं अपने हाथ को रुका हूं तब गिरा है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ये ब्लॉक इस पे स्लाइड करे, हो सकता है ना करे। ये क्वेश्चन है, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो एक एजम्पशन मानना होता है। मानते हैं नो स्लाइडिंग, तो चलो मैंने मान लिया नो स्लाइडिंग, तो इसमें एजम्पशन यूज कर रहा हूं। एजम्पशन नो स्लिप, मतलब यहां पे स्लिप नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे स्लिप नहीं करेगा तो इस ब्लॉक का एबीडी बना दे। तो एन आप ऐसे दिखाओगे, फ्रिक्शन ऑफ कोर्स ऊपर को आप दिखाएंगे, और mg को आप नीचे को दिखाएंगे 10g को। ग्राउंड फ्रेम में एबीडी बना रहा हूँ। तो ग्राउंड फ्रेम में इस पे जब लिखोगे F बराबर ma, तो F ऊपर है mg नीचे, तो F जो होना चाहिए, अगर ये नीचे को स्लाइड नहीं कर रहा तो F 10g को बैलेंस करना चाहिए। 10g दैट मीन्स 100 न्यूटन होना चाहिए। और ग्राउंड फ्रेम में चूंकि ये बॉक्स आगे जा रहा है 20 से, तो एबीडी में n दिखेगा। तो n बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 10, और एक्सेलरेशन क्या है 20, आ गया 200। अब मुझे यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी पड़ेगी। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू एन। म्यू क्या है यहाँ का 0.6, तो 0.6 इंटू एन क्या है 200, तो वैल्यू क्या आ गई 120 न्यूटन। अच्छा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है और ये 100 है, 100 120 से कम है। यस, कम होना इस बात को कंफर्म करता है कि स्लाइडिंग नहीं होगी, क्योंकि उतना फ्रिक्शन तो मिल ही सकता है, क्योंकि लिमिटिंग 120 तक वो दे सकता है, तो उससे कम का तो दे ही सकता है। दैट मीन्स आपका एजम्पशन नो स्लिप करेक्ट निकला। इसका मतलब ये ब्लॉक इस वॉल पे स्लिप नहीं करेगा, मतलब ऐसे ही भागेगा ऐसे ही। अगर वॉल इधर भाग रहा है, अगर वॉल इधर जा रहा है, तो ब्लॉक भी इधर ही जाएगा ऐसे। ओके, इसका मतलब इस ये ब्लॉक अगर इस पे स्लिप नहीं कर रहा तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 20 होगा ग्राउंड फ्रेम में, क्योंकि वाई में मोशन नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स में मोशन हो रहा है। दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स विल बी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, सही कह रहा है। अ बॉक्स ऑफ मास m10 kg, तो इसका एक्सेलरेशन 20 रहेगा, सही कह रहा है। द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स इज 100 न्यूटन। यस, 100 न्यूटन ही होगा, सही कह रहा है। सी पार्ट, द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द वर्टिकल वॉल एंड द बॉक्स विल बी, इस बॉक्स और वॉल के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, फ्रिक्शन इज 100 एंड नॉर्मल रिएक्शन इज 200 का स्क्वायर। भाई नॉर्मल रिएक्शन 200, फ्रिक्शन इज 100, तो ये आएगा 100√5। यस, सही है। इट्स आंसर इज सी। आंसर ऑल पार्ट इज करेक्ट। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था
और मैं बताया आपको कि 50% लेवल पे था, और आपने देखा होगा कि सही में अच्छे क्वेश्चन हैं। नहीं, इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है ये। अच्छा, ये क्वेश्चन चाहिए एडवांस में आ चुका है, और ये चाहिए एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 40% के लेवल पे मैं रखूंगा। वीडियो को आपको क्या करना है, पॉज करना है, सॉल्व करना है, करिए सॉल्व। ओके, तो in the figure shown all the surface are frictionless, all the block ABC are movable, x axis is horizontal, y axis is vertical as shown. Just after system is released from the position as shown, acceleration, multiple choice question, the acceleration of A relative to the ground is in negative y direction. A का acceleration ground frame में निकालना है तो ग्राउंड फ्रेम में बीडी बनाओ ना। ए का acceleration अगर ग्राउंड फ्रेम में निकालना है तो ग्राउंड फ्रेम में बीडी बनाओ। अच्छा, जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ तुमसे। अगर तुम अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए होते ना, या करते, तो तुम्हें लगता है कि मतलब किया हुआ है। तो फिगर सोन इन दिस ऑल द इतना 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 जस्ट आफ्टर सिस्टम रिलीज फ्रॉम दिस, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में चाहिए। तो ब्लॉक ए की एबीडी बनाए, तो जब ब्लॉक ए की एबीडी बनाओगे तो यहां से एन ऊपर को आएगा, एम जी नीचे को जाएगा। अच्छा, ग्राउंड फ्रेम में इस ब्लॉक पे और कोई फोर्स है नहीं, तो पूरा का पूरा फोर्स वर्टिकली तो है, हॉरिजॉन्टल तो है नहीं। इसका मतलब ब्लॉक ए का मोशन ग्राउंड फ्रेम में हर हालत में वर्टिकल ही होगा, क्योंकि फोर्स वर्टिकल है। दैट मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू द ग्राउंड इज ए नेगेटिव वाई डायरेक्शन। यस, सही कह रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू द बी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बी के रिस्पेक्ट में ए का, तो तुम देखना तो बी का एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में, जबकि सारे के सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस है। समझते हैं? इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में ऐसे बनेगा A1, और इसका एक्सेलरेशन इस इंक्लाइन के फ्रेम में ऐसे बनेगा, दैट इज AR, दैट इज AR इंक्लाइन के फ्रेम में। अब बी के रिस्पेक्ट में जानना चाहता हूं कि किधर आएगा बी के रिस्पेक्ट में। अच्छा, एक और बताता हूं तुम्हें, बी के रिस्पेक्ट में ना ये सही में इधर भागना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक थोड़ा ये वाला ब्लॉक इस बी के रिस्पेक्ट में ऐसे तो मोशन कर नहीं सकता, क्योंकि बी रेस्ट में आ गया, बी के फ्रेम में बी रेस्ट में आ गया, तो इसका मोशन ऐसे ही पॉसिबल है, ऐसे ही। बट ये इधर ही जाएगा, द रीजन क्लियर, क्योंकि इस के ऊपर ना एक सूडे के टर्म्स आने वाले हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। सूडे के टर्म्स किधर आएंगे? ए का एक्सेलरेशन रिलेटिव टू द बी इज इन पॉजिटिव, ये समझना पड़ेगा हमें बी के रिस्पेक्ट में। ए बी सी मूवेबल, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एस सोन जस्ट आफ्टर द सिस्टम। ठीक है, एक काम करते हैं, बी के रिस्पेक्ट में ना एक एबीडी बनाते हैं। ओके, तो ए पार्ट तो मैंने बता दिया, समझ में आ गया। बी पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू द बी, ए का एक्सेलरेशन बी के फ्रेम में, तो ए का एक्सेलरेशन तो वर्टिकली है, ए का एक्सेलरेशन तो वर्टिकली है, ए का एक्सेलरेशन तो वर्टिकली ही डाउनवर्ड है ग्राउंड फ्रेम में। जब हम बी की बात करते हैं, अच्छा बी की जब एबीडी बनाओगे, एबीडी, तो एक एन ऐसे आएगा, N1, ये वाला इससे इसके ऊपर एक एन ऐसे आएगा, ये वाला एन अपोजिट, इसका वेट mg डाउनवर्ड दिखेगा, बी का mg। तो बी की एबीडी में बी का वेट mg डाउनवर्ड, ऊपर वाले से n आएगा, यहां से n आएगा, और कोई फोर्स है नहीं, बी के एबीडी में और कोई फोर्स नहीं है। तो मुझे बताओ, इस बी के पास जो एक्सेलरेशन आएगा, बी के पास एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा? इस n1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो बी के पास ग्राउंड फ्रेम में एक एक्सेलरेशन तो इधर मिलेगा, इधर, दैट इज मान लो A1 है,
और इनके वजह से एक एक्सेलरेशन ऐसे मिलेगा। तो इस A1 और इस A2 का रिजल्टेंट इस B का एक्सेलरेशन होगा ग्राउंड फ्रेम में। अब B के फ्रेम में A का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, देखो एक्सेलरेशन ऑफ A रिलेटेड टू B। तो B के फ्रेम में अगर A का एक्सेलरेशन देखना हो तो ये उल्टा करके इसमें ऐड करोगे। तो मैं बात कर रहा हूँ A का एक्सेलरेशन B के रिस्पेक्ट पे, तो A का एक्सेलरेशन नीचे को रहा है A ऑफ A, और ये रिवर्स करके ऐड करो तो A1 ऐसे ऐड होगा, रिलेटिव निकाल रहा हूँ ना, ये वाला ऐसे ऐड हो जाएगा A ऑफ A। तो मुझे ये बताओ, और ये वैल्यू इसलिए इक्वल हो जाएंगी, ये A2 है ना, 1 सेकेंड, ये A2 को रिवर्स करके दियो ना, ये तो B के फ्रेम में ये A का एक्सेलरेशन है। तो मुझे बताओ अगर B पे तुम खड़े हो गए और ये यहीं पे है और ये इसी के ऊपर है, तो इस ऑब्जर्वर को B का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन तो नहीं दिखेगा। दैट मीन्स ये और ये बराबर हो जाएगा, लेकिन ये तो रह ही गया ना। दैट मीन्स इस ऑब्जर्वर को इसका एक्सेलरेशन सिर्फ इस डायरेक्शन में दिखेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? दैट मीन्स उन्होंने बी पार्ट को भी सही कहा, एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटेड टू बी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यस, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वाई में तो नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट लीव नहीं होगा ना, कॉन्टैक्ट लीव नहीं होगा। सी पार्ट, द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटेड टू द ग्राउंड इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। देखो बी का एक्सेलरेशन ये बी है, बी का एक्सेलरेशन ये है ग्राउंड फ्रेम में, तो ग्राउंड फ्रेम में एक नीचे और एक इधर, तो ये A1 नेगेटिव है, देखो पॉजिटिव एक्सिस इधर है, नेगेटिव है। यस, सी पार्ट भी सही कह रहा है। डी पार्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ बी relative टू द ग्राउंड डायरेक्टेड along द inclined surface ऑफ सी इज ग्रेटर देन जी साइन थीटा। इसका मतलब कह रहा है कि क्या इस ए आर की जो वैल्यू है भाई, इसका एक्सेलरेशन बी का एक्सेलरेशन इस इंक्लाइन फ्रेम के रिस्पेक्ट में इधर जो आएगा इंक्लाइन के डायरेक्शन में ही आएगा, ये वाला एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से ज़्यादा है। एक्सेलरेशन ऑफ बी टू द ग्राउंड डायरेक्टेड अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन इंक्लाइन के डायरेक्शन में वो तो यही है, बी का एक्सेलरेशन इंक्लाइन के डायरेक्शन निकालना है ना। एक्सेलरेशन ऑफ बी टू द ग्राउंड डायरेक्टेड अलोंग द इंक्लाइन सरफेस ऑफ सी इज ग्रेटर देन जी साइन थीटा। ओके, तो देखो इसको हम कहाँ समझेंगे, यहाँ से समझ लेंगे। ये जो बी है ना, इस बी पे नेट फोर्स कौन काम कर रहा है, एक N1 काम कर रहा है, एक mg काम कर रहा है, एक N काम कर रहा है। तो ये ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन है बी पे, फोर्स है बी पे, तो इनका कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में इंक्लाइन के डायरेक्शन में, इंक्लाइन सरफेस के अलावा ऐसे जो आएगा, देखो इस mg का कंपोनेंट इधर बनेगा mg साइन थीटा, लेकिन इस n का एक एडिशन लग जाएगा ना इधर इधर, तो क्या इधर फोर्सेस बढ़ जाएंगे mg साइन थीटा से? यस, mg साइन थीटा से ज़्यादा फोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इस n1 का तो कंपोनेंट इधर आएगा नहीं, लेकिन mg का कंपोनेंट इधर आएगा mg साइन थीटा, और n का भी कंपोनेंट इधर आएगा, तो दैट मीन्स इस डायरेक्शन का फोर्स mg साइन थीटा से ज़्यादा हो जाएगा। अगर इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन का फोर्स mg साइन थीटा से ज़्यादा हो जाता है, दैट मीन्स इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में g साइन थीटा से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि mg साइन थीटा से ज़्यादा फोर्स आ रहा है। दैट मीन्स इसका डी पार्ट भी करेक्ट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, और ये है कंप्रिहेंशन। और इसमें इस कंप्रिहेंशन में टोटल आपको 2 क्वेश्चंस हैं। पहले मैं क्वेश्चन की नंबरिंग कर दूं, क्वेश्चन की नंबरिंग मैं इसके ऊपर कर दूंगा बाद में, ठीक है, या मैं अभी कर देता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर, हमने डिस्कस किया है 5 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 के बाद आता है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 था। नाउ नेक्स्ट जो है ये है क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था, ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद
ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 10। और अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर, ये है 11, क्वेश्चन नंबर 11। और ये है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो आप ये जो 2 क्वेश्चन इसमें, और इसको भी मैं अगेन 50% के लेवल पे रखूंगा। देखिए, in the figure shown below, the friction between the 4 kg and 4 kg block and incline is mu1 mu2 given। इंफॉर्मेशन ये है, ये 4 kg 8 kg mu1 mu2 दिया गया 30 डिग्री। अब आता है mu1 equals to 0.2 mu2 of 0.3, then find the acceleration of m1 and m2। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ इस तरीके से। दिस एंगल इज 30 डिग्री। यहाँ का mu1 है 0.2, mu2 है 0.3, एंड जो मासेस है 4 and 8 kg, 4 and 8 kg, दिस इज द 4 and 8 kg। कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए दोनों ब्लॉक का, A1 एंड A2। और A1 कौन सा है? ऊपर वाला है, इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका A2 है। अब आंसर बताना है। देखो इसमें ना कुछ चीजें समझनी पड़ेगी हमें। इस क्वेश्चन में जो ऊपर वाले का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम है और इसका ज्यादा है, ये एंगल है 30 डिग्री। तो ये तो तय है कि या तो दोनों, अगर दोनों रेस्ट पर है तो भी एक्सेलरेशन बराबर हो गया, दैट इज 0 0। दूसरी चीज, अगर ये दोनों भागे तो ये धीरे भागेगा, ये थोड़ा तेज तो धक्का मारेगा, तो दोनों साथ साथ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्यादा है, यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम है, तो उसको ज्यादा तेज भागने की चांसेस है, ये थोड़ा धीरे से भागेगा। तो ऊपर वाला जब नीचे को धक्का मारेगा, दोनों साथ साथ जाएंगे। मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि या तो दोनों का एक्सेलरेशन 0 हो, या तो दोनों का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम हो, जो भी वैल्यू आई एग्जैक्टली सेम है। तो आंसर में देखना, तो ऑप्शंस में ये अलग है, ये अलग है, ये और ये, इन दोनों में से कोई एक आंसर सही होना चाहिए। ए और सी में से कोई एक सही होना चाहिए। बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू लिखते हैं। यहाँ का लिमिटिंग वैल्यू आएगी म्यू एम जी कॉस थीटा, तो म्यू आएगा 0.2 एम जी, तो 0.2 एम जी एन कॉस 30 डिग्री, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से F1 की वैल्यू आ गई। अब कैलकुलेशन है यार, तो F1 आएगा आपका ये √3/2, तो 2 से 2 कटेगा तो बनेगा 4√3। आई थिंक कैलकुलेशन चेक कर सकते हो तुम लोग, तो मैंने तो सही किया होगा। √3/2 से 2 से 2 कटा तो 0.1, ये बनेगा, एंड 4√3। ओके, सिमिलरली यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू लिखेंगे। F2 इज म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू कितना है 0.3, एम है 8 इंटू जी इंटू कॉस 30 डिग्री, अगेन √3/2, तो बनेगा 2 चौको 8, तो बना 4 3 12, 12√3 आ जाएगा। ये बन गया 12√3। ओके, अब देखना, तो अब इसमें ना ये वाला फोर्स कितना आएगा 8g साइन थीटा, तो बनेगा 8g जी साइन थीटा इज हाफ, तो वैल्यू बनेगी 40। और ये कितना आएगा 4g साइन थीटा, तो 4g साइन थीटा हाफ आएगा 20। अच्छा, तो एक बात बताओ, ओके तो अटेम्प्ट करते हैं। म्यू 1.2 म्यू 3 इतना, तो ये देख ले। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, पुलिंग फोर्स। सबसे पहले निकालेंगे कितने का, ये वाला फोर्स है, सपोर्टिंग फोर्स को पुल बोलते हैं, एक तरह से पुल निकालते हैं। तो जो पुल बनेगा वो बनेगा ये 40 और ये 20, दैट इज 60। अब यहाँ से अपोजिंग आएगा,
तो यहाँ पे मैक्स ओपो जो आएगा, मैक्स ओपो, ओपो का मतलब ओपोजिंग फोर्स, ये कितना है 12√3, ये है 4√3, तो दोनों को जोड़ दो, तो 12 + 4 16√3 आएगा। लेकिन मैं इतना अच्छे जानता हूँ कि ये जो फोर्स है इससे तो कम है, मतलब 60 ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये सिस्टम नीचे को मूव करेगा, तो नीचे को मूव करेगा और एक साथ जाना था, ये मैंने डिसाइड कर लिया था पहले ही। तो 60 - 16√3 इज इक्वल टू टोटल मास 4 और 8 12 इंटू ए। अब यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया जाए, क्यों? ये है 60 - 16√3 एंड डिवाइडेड बाई 12, 2.6 यानी 2.7 आ रहा है। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है 2.7। तो समझ सकते हो इट्स आंसर इज ए पार्ट। तो ठीक है, अभी मत करना सर, कैलकुलेशन है, यही एडवांस वाले आजकल ये सब खूब कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, if mu1 is 0.3 and mu2 is 0.2 find the acceleration of m1 and m2। अच्छा mu1 0.3 है, मतलब mu1 कहाँ का है, ये 0.3 है और वो 0.2 है, सॉल्व हो गया। तो सॉल्व हो गया, देखो कैसे, ये वाला ब्लॉक ऐसे है, ये वाला ब्लॉक कैसे है, इस तरीके से। ये फोर्स कितने का आया था, 60 का आया था, नहीं 40 का आया था ना, ये हमने निकाला था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। देखो ये था 40, ये था 20। तो ये है 40 का और ये कितने का, 20 का। लेकिन यहाँ का जो फ्रिक्शन आएगा दैट इज F1 इज म्यू हो गया 0.3, तो 0.3 m 2 kg का था ना, नहीं 4 kg का है, तो म्यू m इंटू जी कॉस 30 डिग्री दैट इज √3/2। तो √3/2 का मतलब ये हो गया, √3/2 का मतलब अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो 2 दूनी 4, 2 3 6 6√3, F1 आएगा 6√3, सही है। उसी तरीके से मैं यहाँ का F2 निकालूंगा, जो F2 बनेगा म्यू कितना है 0.2 है। अच्छा इतनी की जरूरत ही नहीं थी, ये तो ऐसे ही मुझे समझ में आ रहा है कि ये कर ही लो, तुम्हारी मर्जी है। म्यू कितना है 0.2 है, म्यू m कितना 8 kg, म्यू m g cos 30 √3/2, तो यहाँ से आएगा 2 से 2 कटेगा, ये बनेगा 8√3। आप देखो इतना तो तुम अच्छे से जान चुके होगे कि क्योंकि ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ वाला है, नहीं यहाँ वाला है म्यू टू यहाँ पे है एंड म्यू1 यहाँ पे है, म्यू1 यहाँ पे है। तो इसका म्यू2 अगर कम है तो ये तेजी से एक्सेलरेट होगा और ये धीरे धीरे एक्सेलरेट होगा। तो F बराबर ma लिखें, उससे मैं समझ सकता हूँ। और तुम्हें पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट फ्रीली एक्सेलरेट करता है तो एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, सीधे उससे आंसर निकाल लेंगे। तो ये अलग भागेगा, ये अलग भागेगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे को होगा, a ब्लॉक 2 है ना, तो AF2 मतलब AF2 जो होगा g sin थीटा माइनस म्यू, यहाँ का म्यू कितना है 0.2, म्यू जी कॉस थीटा √3/2, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 5, ये 2 से 2 कटेगा, ये बनेगा √3, 5 - √3, 5 - √3 पता है कितना होता है, ये आएगा 1.7, तो 1.7 का मतलब कितना आएगा, मतलब ये 3.2 आई थिंक आ जाना चाहिए। देखो तो कैलकुलेट करके आ रहा है यही ना, 5 - √3 दैट इज 3.26, लगभग 3.2 चलेगा। उसी तरीके से मुझे क्या निकालना है, इसका एक्सेलरेशन, तो a1 क्या आएगा, अगेन g sin थीटा माइनस म्यू कितना है 0.3, यहाँ का म्यू है 0.3, म्यू1 है 0.3, म्यू g cos थीटा √3/2, समझ रहे होगे तुम। तो a1 की वैल्यू क्या आ गया 5
माइनस ये बनेगा 2 × 10 1.5√3, ये कितना आएगा? तो 5 - 1.5√3 दैट इज 2.4। तो यस, इट्स आंसर इज डी पार्ट। तो इस तरीके से देखा मैंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया, और आपको भी ऐसे ही करना था। ओके, नाउ अब मैं कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें होमवर्क के लिए कर रहे थे तो मैं बताता हूँ होमवर्क के लिए, लेकिन होमवर्क वाले क्वेश्चन थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं। ये एक ये है होमवर्क का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ, और इसका लेवल मैं लिख देता हूँ। लेवल इज अगेन 50%, 50 या इसको 55% मानो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है, तो इसका आंसर है 1.82 सेकेंड। इसके बाद अब इसमें थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता तुम्हें। बस तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, एक क्वेश्चन करना है। ओके, बाकी आपको डीपीपी मिलेगी, आप उसको अटेम्प्ट करिएगा। थैंक यू।